हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझाया था। वो छोटी सी 7-8 मिनट की कोई वीडियो थी, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले मोमेंटम क्या होता है वो आप पढ़ लो प्रीवियस वीडियो में जाके। छोटी सी वीडियो है 7-8 मिनट की, है ना। तो उसको आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। वैसे यहाँ पर भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि मोमेंटम बेसिकली क्या होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बॉक्स है, तो इस ऑब्जेक्ट ने ये चल के यहाँ तक आ गया, है ना। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है। मोमेंटम ये फिजिक्स में मोमेंटम मतलब ये होता है कि ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने, जैसे इस केस में बॉक्स है, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन किया, इसका जो मेजर होता है वो मोमेंटम होता है। मतलब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body or an object। बॉडी बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, बात है। तो क्या है, दोबारा सुनो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, रटो मत डेफिनेशंस को। कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ट किया, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें हुआ, कितना मोशन उसमें हुआ, इसका जो मेजर है वो मोमेंटम बताता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था। मोमेंटम ऐसे पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, जिसमें मास क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, और वो जो मोशन कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का कितना मास है और जो उसने मोशन किया वो किस वेलोसिटी से मोशन किया, ये होता है मोमेंटम। ये पी को मोमेंटम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है, मास होता है केजी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये इसकी यूनिट हो जाती है मोमेंटम की, ठीक है। ये मोमेंटम मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो न्यूटन सेकंड लॉ पता क्या बोलता है, सिंपल से पहले मैं आपको वो बताता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ना हम एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डिनोट करते हैं। तो हम इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे, हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही समझेंगे। बाकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोटा मोटी इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, फाइनली इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंचते हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते चलो मेरे साथ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहले क्या बोलता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने, है ना, फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे डेफिनेशन लिखी है मैंने, पढ़ो इसको। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied external force and take place in direction in which external force acts। अब ये देखो, बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लग रही होगी, लेकिन ये ज्यादा कुछ कह नहीं रहा है। ये कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, स्टेट्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम मैंने आपको भी बताया या प्रीवियस वीडियो में बताया, मोमेंटम क्या होता है, P is equal to mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। P मतलब मोमेंटम, है ना। ये फॉर्मूला आपको मोमेंटम का पता होना चाहिए। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब ये चेंज का साइन होता है, ये वाला चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट की बात हो रही है ना, तो अपॉन में टाइम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो मतलब rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which external force act। तो आप समझ गए कि rate of change of momentum मतलब ये rate of change of, ये momentum है ना, ये change का साइन होता है। rate के मतलब upon time कर दिया, change of momentum upon time को ही rate of change of momentum बोलते हैं। तो rate of change of momentum किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फोर्स, तो ज्यादातर फोर्स को हम लेफ्ट में लिखते हैं, तो कोई नहीं, यही फॉर्मूला। बाकी चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के लेफ्ट में लिख लो, चाहे फोर्स लेफ्ट में लिख लो, एक ही बात है। पर हम फोर्स में लेफ्ट में लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो बुक में वही लिखा हुआ है। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद ये जो आगे की लाइन है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, ये तो सिंपल सी बात है। मतलब कह रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा। वो तो सिंपल सी बात है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉक्स ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव होगा, ये बॉक्स ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव होगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के
कितना क्वांटिटी उसमें मोशन हो रहा है, वो पोजेस कितना मोशन पोजेस कर रहा है, उसी के मेजर को मोमेंटम बोलते हैं ना। तो बस वो ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की समझ आ गई। इसको मैंने कैसे लिखा, ये कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देख लो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स। तो बस ये फोर्स को लेफ्ट में लिख दिया, बुकों में लेफ्ट में लिखा हुआ फोर्स अच्छा लगता है तो फॉर्मूला ही हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम ऊपर, और अपॉन टाइम को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट बोल रहे हैं ना, तो टाइम की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करते हुए अगर चलें, स्टेटमेंट तो आपको समझ आ गई। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके ऊपर कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो इसको हमने फॉर्मूले में ऐसे लिखा है या ऐसे समझा है, कैसे समझा हमने कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम समझ गए। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी समझाया कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और अगर आप वैसे मोशन का चैप्टर पढ़ रहे होते हो, सारी चीजें कनेक्टेड होती है फिजिक्स में, इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपने मोशन का चैप्टर पढ़ा है तो मोशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि u को हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u को, है ना, और v को फाइनल वेलोसिटी। अगर जहां वैसे तो v वेलोसिटी है, लेकिन जहां पर इनिशियल और फाइनल की बात हो वहां पर u को इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं और v को फाइनल वेलोसिटी से। यहाँ पर तो सिर्फ वेलोसिटी की बात हो रही है तो हमने v लिख दिया, क्योंकि वेलोसिटी को हम जनरली v से डिनोट करते हैं। पर जहां पर ऐसे डिस्टिंक्शन होता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो वहां पर हम इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से, ठीक है। ये मोशन चैप्टर की बातें हैं सारी। तो अब देखो, आपको ये तो पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, आप देखो मैथमेटिकली हम इस चीज को जो हमने स्टेटमेंट से पढ़ी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप कैसे लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। तो P2 क्या होगा, अगर हम P2 को देखें तो m यानी कि फाइनल वेलोसिटी, तो mv, और P1 क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी mu। तो बस ये P2 की वैल्यू mv, क्योंकि हमें पता है ना मोमेंटम का फॉर्मूला, P क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, P1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको वर्ड में लिखो, डेल्टा P यानी कि चेंज इन मोमेंटम को अगर वर्ड में लिखना चाहो तो इसका मतलब ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक। तो वही मैंने लिखा, फाइनल मोमेंटम को P2 से डिनोट किया, इनिशियल मोमेंटम को P1 से डिनोट किया, तो P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। और मैंने P2 यानी कि m इंटू v, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, और P1 यानी कि m इंटू u, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो बस अब इसी को मैं यहाँ फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 यानी कि mv और P1 यानी कि mu अपॉन टाइम। अब यहां से देख लो, और आगे मैथमेटिकल बात चल रही है बस। अब फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से m को मिल गया तो m और v माइनस u अपॉन t। अब आप एक चीज ध्यान रखो, वापस से देखो, मोशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका आएगा। मोशन चैप्टर आपने पढ़ा है मुझसे, तो वहां पर मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये देखो, चेंज इन वेलोसिटी तो है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये v माइनस u बाई टी क्या है, एक्सेलरेशन, ma। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अभी प्रोपोर्शनलिटी का अगर मैं साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालना पड़ेगा, तो वो k डाल दिया, ma। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तक हम पहुंच गए। तो मैंने आपको जब शुरू में पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम इस फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम कैसे पहुंचे, देखो पहुंच गए। ये k क्या है, के बच्चे के से कोई कंफ्यूज मत होना। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है, तो हमने k लगाया, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये मैथ्स की बातें हैं, ठीक है।
जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमने साइन हटाया, इज इक्वल टू का साइन आ गया, तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी का, तो के से हमने डिनोट कर दिया उसको। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आपको फोर्स, अब आप चाहो तो फोर्स की यूनिट, वैसे तो जनरल यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स को न्यूटन में उसकी ऐसा यूनिट होती है, लेकिन आपको अगर किलोग्राम वगैरह में लिखनी है तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। फोर्स के फॉर्मूले तक हम पहुंच गए, फोर्स इज इक्वल टू ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मास इनटू एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले तक हम पहुंच गए। तो वैसे ऐसा यूनिट आपको पता है फोर्स की क्या होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन। लेकिन आपको किलोग्राम वगैरह में लिखनी है तो देखो कैसे लिखते हैं, m फॉर किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या होती है बताओ, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी फोर्स की यूनिट है। ये चाहे ऐसे बोल लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट न्यूटन बोल लो, दोनों फोर्स की यूनिट है, ऐसा यूनिट, ठीक है। यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ये दोनों क्या है, ऐसा यूनिट है फोर्स की। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका यही कहता है भाई, ये मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दी, दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज का साइन होता है, जो ट्रायंगल से हम बनाते हैं चेंज का साइन, ये चेंज का साइन होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस वही करते हुए चले हम, और उसके बाद फिर हमने मैथमेटिकली हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तक पहुंच गए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मिला, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मिल गया, ठीक है। ठीक है, तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पता क्या पढ़ेंगे, अब आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पल्स। जैसे मैंने आपको मोमेंटम पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले, तो ऐसे इम्पल्स की एक छोटी सी वीडियो आएगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फिर चैप्टर आपका खत्म है। तो मतलब 2 वीडियो में आपका चैप्टर और खत्म होने वाला है, जिसमें से इम्पल्स वाली तो बिल्कुल छोटी वीडियो होगी, उसके बाद फिर आपका इम्पल्स पे बेस्ड जो आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो पढ़ा के ये चैप्टर खत्म। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो बने रहो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ मेल करना मुझे aliascoachingrohit@gmail.com, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, मेरे को भी भूख लगती है, खाना खाऊंगा जाके।